आवर यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्रेया तिवारी एंड आज हम अपने टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं समास के बारे में। और आपको ये बात पता ही है कि समास जो है वो एक हिंदी का इंडिविजुअल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मोस्टली प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को। और मैंने आपको संधि जो है उसकी दोनों वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आके उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद जैसे कि अलंकार हो गए, ठीक है, और ऐसे जो टॉपिक्स है उसको भी क्लियर किए जाएंगे आपके। तो मैंने आज सेकंड टॉपिक है हमारा समास, तो आज उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें हम आपको समास होता क्या, समास का मतलब ये होता है दो पदों को जोड़ना, और संधि का मतलब क्या होता है दो वर्णों को जोड़ना। वर्ण और शब्द दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, पद और शब्द दोनों एक बात है, बट वर्ण जो होता है अक्षर जिसको बोलते हैं। तो संधि में हम अक्षरों का मेल पढ़ते हैं और समास में क्या पढ़ते हैं, समास में दो पदों का मेल पढ़ते हैं। तो दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है दो पदों या शब्दों को जोड़ना, ठीक है, या मेल, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यही संधि में और समास में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने कि इसमें क्या क्या कितने टाइप्स के होते हैं समास। तो समास के भेद जो होते हैं वो मुख्यतः जो होते हैं 6 भेद होते हैं इसके, ठीक, 6 टाइप के होते हैं ये। तो पहला क्या है, अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास एंड सबसे लास्ट बहुब्रीहि समास। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें जो लास्ट आपका है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास एंड द्विगु और द्वंद्व, ये जो आपके दिख रहे हैं लास्ट के पूरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए अगर आपसे बात की जाए कि मुख्यतः 6 भेद आपको आते हैं, बट अगर तत्पुरुष की बात की जाए ना तो तत्पुरुष की ये जो आपको दिख रहे हैं कर्मधारय और द्विगु समास, ये दोनों ही तत्पुरुष के ही भेद हैं। ध्यान रखिएगा, अगर समास पर्टिकुलर समास की बात की जाए 4 भेद होते हैं उसके, बट तत्पुरुष के ही जो 2 भेद आपको दिखाई दे रहे हैं कर्मधारय और द्विगु, ये ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए उसके 6 भेद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि कर्मधारय और द्विगु दोनों ही किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसको समझा दिया आपको। चलिए इसके बाद आते हैं अव्ययभाव समास में। अव्ययभाव होता क्या है, तो इसके देखिए मैंने आपको जैसा भी बताया कि जो समास होता है 2 पदों से मिलकर बनता है। तो जैसे पहला पद और दूसरा पद, तो उसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। व्हाट इज अव्यय, अगर मैं कहूँ कि क्या होता है अव्यय, तो अव्यय का मतलब ये होता है जिसका कोई लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसका हम कोई वचन परिवर्तन नहीं कर सकते, वो एट इज इट लिखा रहता है। जैसा भी आपको आपके सामने आएगा वो एट इज इट लिखा रहेगा, उसमें कोई भी आप चेंजमेंट कर ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं अव्यय, ठीक है। और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद उसका होता है नाउन, मतलब संज्ञा होता है। तो इसमें देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके सामने अव्ययभाव समास दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका कौन सा पद प्रधान होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका पहला ही पद जिसको जो अव्यय होता है वही इसका प्रधान होता है और छोटा होता है। अगर पहचानने की बात की जाए कि इसमें हम कैसे पहचाने कि पहला पद कौन है दूसरा पद कौन है, तो पहली बात तो छोटा होता है और पहला पहले लिखा रहता है, तो इसे आप पहचान जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि लिखा है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो जो उसमें प्रति है तो छोटा सा है ना, प्रति प्लस दिन, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आजन्म, ठीक है, आजन्म, तो उसका जो आ है, आ देखते हैं, आ छोटा सा है ना, तो ये है अव्यय। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, आप इसका कोई लिंग परिवर्तन कर ही नहीं सकते, आपके इसका पुल्लिंग बना दिया, स्त्रीलिंग बना दिया, कर ही नहीं सकते। और ना ही इसको हम वचन में परिवर्तित कर सकते हैं कि एक वचन बना दिया, द्विवचन बना दिया, मतलब बहुवचन बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये अव्यय है और ये छोटा भी दिखता है, तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें अव्यय क्या है और संज्ञा क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो जैसे सा हर्ष हो गया तो सा प्लस हर्ष, तो सा बहुत छोटा सा है, देखिए ये हो गया, और पहले में ही लिखा है सा, ठीक है, पहला पद है, इसलिए आपका ये अव्यय हो गया। चलिए फिर जैसे इसमें एक नोट कर लेने वाली बात होती है कि ऐसे भी आ जाता है कि अगर एक ही पद रिपीट हो रहे हो, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हो, तो वहां पे अव्ययभाव समास ही होता है। जैसे एग्जांपल में मैं कहूँ दिनों दिन, दिनों दिन का मतलब हो गया दिन दिन, ठीक है, हाथों हाथ, तो हाथ और हाथ इस तरीके से आते हैं आपके, तो दोनों ही पद एक ही सेम आ रहे हैं ना, यहाँ भी हाथ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो सेम वर्ड आ रहे हैं, तो इसका सॉरी शब्द आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो ध्यान में मैंने क्या क्या बताया आपको कि पहला पद आपका प्रधान होता है, अव्यय होना चाहिए, और अगर सेम वर्ड सेम शब्द आ रहे हैं तो वहां भी अव्ययभाव समास होगा। तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा समास कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसके कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, कुल 8 भेद होते हैं इसके, ठीक है।
तो इसके जो आपने पहले जो बचपन में लोग मोड पढ़ते थे, मतलब कारक पढ़ते थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, ये सब वगैरह पढ़ते थे, इसी के ही सारे भेद होते हैं वो तत्पुरुष समास में। और जो कर्ता कारक होता है उसको छोड़कर जितने भी कारक आप पढ़ते हो, संबोधन कारक को भी छोड़कर, सारे के सारे कारक इसमें आ जाते हैं। और इसके तो मैंने दो भेद बताए आपको, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तो वो भी इसका पार्ट होता है। तो टोटल कितने भेद होते हैं इसके? 8 भेद होते हैं। चलिए तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समास होता है वो 2 पदों में डिवाइड होता है, तो इसका जो दूसरा पद होता है ना वो प्रधान होता है, तो छोटा भी कह सकते हैं और प्रधान भी होता है। तो इसके उदाहरण समझिए। देखिए पहला क्या है? सुख प्राप्त, ठीक है, तो सुख को प्राप्त करने वाला। अब सुनिएगा, इसमें जो को दिख रहा है, को का यहाँ पे मतलब ये है कर्म कारक, ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक देखते हैं, तो उसमें जो को शब्द का लोप होता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म कारक तत्पुरुष समास है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है रस भरा, मतलब रस से भरा, जो हम लोग कर्ता कारक पढ़ते हैं, ठीक है, कर्ता कारक, तो इसमें कर्ता कारक में से के द्वारा वर्ड होता है, शब्द होता है शे, तो जो से होता है, से का इसमें लोप है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से रस भरा, तो रस से भरा कर्ता कारक, सॉरी कारक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे जो लास्ट वो है विद्यालय। विद्यालय का मतलब यहाँ पे है विद्या के लिए आलय। ये कौन सा कारक है? ये है संप्रदान कारक, ठीक है, जो पढ़ते नहीं के लिए शब्द का जो लोप होता है उसको कहते हैं संप्रदान कारक, ठीक। इसके बाद कौन सा है? धनहीन, धन से हीन। आपने पढ़ा होगा जब जो से जो शब्द आता है इसमें जो अलग होने का मीन निकले, ठीक है, अलग, जैसे धन से हीन, अब इसके पास धन नहीं रह गया तो धन से अलग होना, तो जो से है वो कौन सा कारक इसमें है? अपादान कारक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद गंगा जल, इसमें कौन सा शब्द का लोप है? का शब्द का। और सबसे लास्ट है जो ग्रामवास, इसमें कौन सा शब्द का लोप है? में शब्द का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कारक जो शब्द होते हैं उनका लोप होता है, तो इससे पहचान जाइएगा कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसके पास तत्पुरुष समास का ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, सारे के सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो कर्मधारय समास होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास के अगर पार्ट की बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्मधारय समास होता है। इसमें 2 पद होते हैं, दोनों के वेरिएंट्स होते हैं। देखिए अगर आपको कहीं भी विशेषण या विशेष दिख जाए या संज्ञा, ठीक है, पहले पद में विशेषण दिख जाए, दूसरे पद में विशेष दिख जाए, या फिर पदों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ विशेषण या विशेष दिख जाए, या फिर उपमान या उपमेय दिख जाए, कि ये उपमेय और उपमान होता क्या है? उपमा मतलब तुलना करना, ठीक है, क्या होता है उपमा का मतलब? उपमा का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, ओके, तुलना करना होता है। और उपमेय का क्या मतलब? उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, जैसे हमने कह दिया, एग्जांपल दे दिया, मुख कमल, ठीक है, मुख कमल, तो कह सकते हैं कि कमल के समान मुख, तो किसकी तुलना की जा रही है? चेहरे की, मतलब मुख की तुलना की जा रही है, तो वो हो जाएगा उपमेय। और कमल किससे तुलना की जा रही है? जिससे उपमा दी जाती हो उसको कहते हैं उपमान। तो अगर ये सारे शब्द आपके किसी समास में आ रहे हो जिससे तुलनात्मक आपको भाव नजर आ रहा हो, तो वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। और इसके बाद अगर विशेषण या विशेष की बात की जा रही हो तो वहां पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, जो तुलना होती है उसमें के समान शब्द का लोप होगा, और जो विशेषण या विशेष होगा उसमें जो शब्द का लोप होगा। किसका लोप होगा? जो शब्द का लोप होगा। तो ध्यान रखिए, अभी मैंने एग्जांपल दूंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे समझ जाइएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण में, जैसे मैंने लिखा है कि महावीर, ठीक है, महान है जो वीर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये महान है जो वीर, महान क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, और किसके बारे में बात की जा रही है? वीर के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो इसमें देखिए जो शब्द का लोप है, जो शब्द का, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया इसमें विशेषण या विशेष क्या है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा चरण कमल। चरण कमल का मतलब ये हो गया कि कमल के समान चरण। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि उपमान और उपमेय होता क्या है कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। तो अगर हमने कह दिया चरण क्या है इसमें, ठीक है, अगर चरण की बात की जाए, चरण क्या हो जाएगा इसमें? उपमेय हो जाएगा,
ठीक है। और अगर कमल की बात की जाए तो कमल यहाँ पे हो जाएगा उपमान। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही शब्द इसमें विद्यमान है, दोनों ही तो आप देख सकते हैं ये कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको मैं नीचे बता रही हूँ कैसे किस तरीके से समझ सकते हैं बहुब्री और कर्मधारय में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमारा द्विगु समास है, ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। द्विगु समास बहुत ईजी होता है, बहुत समझते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, पहला पद और दूसरा पद, जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। इसमें पता है संख्या मतलब आपको कोई 3, 4, 5 इस तरीके से आगे ही आपको दिया रहेगा, चतुर्थ, त्रिभुज इस तरीके से, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। ये पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको इतना याद रखना है कि जिसमें संख्या का बोध हो वो द्विगु समास है। ओके, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि चतुर्वेद, ठीक है, तो चतुर ये आगे आपको दिख रहा है, ये तो इससे समझ जाइए कि द्विगु समास है। अब इसका अगर हम विग्रह करते, समास विग्रह करते तो इसका आ जाएगा 4 वेदों का समाहार। ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे जैसे त्रिभुज है तो त्रि है, त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 होता है, तो 3 भुजाओं का समाहार। क्लियर हो गई बात, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिसमें हमको संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो वो वहाँ पे द्विगु समास होगा बस, और उसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बस इसका ये डिस्क्रिप्शन में जो बताऊं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है द्वंद्व समास, क्योंकि लास्ट मैंने 4 बताया था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंस का ये ध्यान रखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इकलौता यही ऐसा समास है जिसके दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रधानता के बारे में जरूर आते हैं कि कौन सा पद किसका प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययभाव आ चुका है। ठीक है, कर्मधारय में पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, और ऐसे ये जो मैंने आपको बताया ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इसके उदाहरण समझते हैं। देखिए उदाहरण इसके बच्चे इस तरीके से याद करते हैं कि बीच में अगर हाइफन होगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इजी तो होता है याद करना, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा समास है ये, तो आप नहीं बता पाएंगे ना कि द्वंद्व समास के भी कई टाइप्स होते हैं। सिर्फ हाइफन लगा होने से हम नहीं समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास है, क्योंकि हाइफन तो अव्ययभाव समास में भी आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था तो उसमें भी तो हाइफन लगा था, बट क्या वो अव्ययभाव समास, क्या वो द्वंद्व समास हो जाएगा, नहीं ना। तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिर्फ हाइफन देख के हम द्वंद्व समास की पहचान नहीं कर सकते। इसमें देखिए क्या है, पहले एग्जाम्पल मैंने दिया है राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण को हम किस तरीके से अगर विग्रह करना चाहें तो क्या करेंगे, राम और लक्ष्मण। तो ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास के 3 टाइप्स होते हैं, तो मैंने तीनों के तीनों आपको एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं तीनों के तीनों बता रही हूँ कि इसका नाम मतलब क्या कहते हैं। तो सुनिए, देखिए इसमें और शब्द का लोप है, किसका लोप है, और शब्द का लोप रहेगा जब हाइफन लगा है, बट और शब्द का अगर लोप होगा तो ये हो जाएगा ऐतरेतर। ठीक है, ऐतरेतर द्वंद्व समास, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा ये कौन सा द्वंद्व समास है, ऐतरेतर द्वंद्व समास है। और इसके बाद नेक्स्ट है कहा सुनी। कहा सुनी का मतलब होता है कि अगर हम बोलते हैं, अगर किसी से, जैसे मान लीजिए कहीं रास्ते में आ रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या पूरी कथा थोड़ी ना बताते हैं आके घर में कि हमसे लड़ाई हो गया कुछ भी, बस इतना बोल देते हैं हाँ कहा सुनी हो गई कुछ। ठीक है, तो अगर कुछ कहा सुनी से क्या निकल रहा है, क्या मतलब कि लड़ाई झगड़े का अर्थ निकल रहा है, तो अगर कुछ छोटे से वर्ड कहने से ज्यादा का मतलब निकल, जैसे हमने कहा कि अन्न जल, अन्न जल का मतलब हो गया खाने का बोझ, जितनी भी चीजें खाने की होती हैं वो सारे के सारे इसी में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि मतलब कुछ भी कह दिया इस तरीके से कि एक कुछ छोटा सा वर्ड कहा, उस शब्द कहा और उससे बोध उसका बहुत बड़ा निकल के आ जाए, तो वहां पे होता है द्वंद्व समास होता है। बट कौन सा द्वंद्व समास होता है, ये होता है समाहार द्वंद्व समास। ओके, समाहार, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के वो हैं टाइप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भला बुरा, भला या बुरा में क्या होता है, या शब्द का लोप होता है, किसका शब्द का लोप होता है, या शब्द का लोप होता है। तो इसका एग्जाम ये है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, तो 3 टाइप के द्वंद्व समास होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऐतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। ऐतरेतर में क्या होता है, और शब्द का लोप होता है, और समाहार में मतलब थोड़ा सा कहा हमने और बहुत सारा बोध आ गया, बहुत सारा समझ में आ गया कि क्या क्या कहना चाहते हैं, तो वहाँ पे समाहार है। और सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया, जिसमें या शब्द का लोप होता है उसको कहते हैं वैकल्पिक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया आपको। तो सिर्फ हाइफन देख के समझना नहीं है, हमको बहुत अच्छे से समझना है कि आखिर उसमें क्या चीज चुका है। ठीक है, अगर द्वंद्व समास में कई तरीके से आ सकते हैं।
ओके, सबसे लास्ट है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास ये भी है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए, इसमें जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है तो बहुब्रीहि समास है। अच्छा, प्रधान नहीं है इसका क्या मतलब हो, तो क्या कैसे समझ में आएगा कि कौन सा, कैसे विग्रह कैसे करेंगे हम। इसमें क्या होता है, आपको जो दो पद दिए रहेंगे उनका कुछ अलग ही मीन निकल के आता है। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है। और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बस यही डिफरेंस होता है कि इसमें कोई तीसरे का बोध कराने का अगर शब्द आ जाए तो उसको बहुब्रीहि समास ही कहते हैं। अगर तीसरे का बोध नहीं हो रहा है तो कर्मधारय समास है। बाकी विग्रह दोनों का लगभग सेम होता है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या मैंने बताया कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद मिलकर कोई तीसरे शब्द का बोध कराते, कोई तीसरा जिसको हमें पता भी नहीं रहता, हमको लिखा भी नहीं है उसमें, बस तीसरे का शब्द हमको समझना है। अब कैसे समझना है, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है त्रिनेत्र। अब जैसे ही त्रिनेत्र बोला जाता है तैसे हमारे माइंड में किसकी इमेज छप जाती है, शंकर भगवान की छप जाती है ना, कि मतलब उनका हो गया। अब जैसे जलज बोल दिया गया, पर्यायवाची का शब्द है ये, जलज बोल दिया जाए, किसका माइंड में आता है कि कौन सा जो जल में उत्पन्न होता हो। ठीक है, कमल। ओके, इस तरीके से। या फिर मैंने बोल दिया चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, तो जाहिर सी बात है विष्णु भगवान, मतलब किसी अलग ही, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इसका अलग बोध निकल के आ रहा है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर सिर्फ विशेषण या विशेष तक ही सीमित रह जाता तो कर्मधारय समास होता, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो जाती उपमेय और उपमान तक ही सीमित रह जाता तो कर्मधारय समास ही होता। बट यहाँ पे किसी तीसरे शब्द का बोध कराया अगर जा रहा है तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी बात सारी। तो देख लीजिए, मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको दे रही हूँ, रुकिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, समास मैंने क्या बताया, दो पदों का मेल बताया, इसके बाद समास के सारे भेद बता दिए, तत्पुरुष समास के दोनों भेद होते हैं। इसके बाद मैंने अव्ययभाव समास बताया कि आखिर क्या होता है, किस तरीके से ये है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर विथ एग्जाम्पल ले लीजिएगा। इसके बाद तत्पुरुष समास मैंने बताया, इसके कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें कारक शब्द का लोप होता है, ध्यान रखिएगा, सारे मैंने लगभग लिख दिए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपका फिर कर्मधारय समास वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीजें होती हैं, विशेषण विशेष होता है। इसके बाद फिर विथ एग्जाम्पल, इसके द्विगु समास, बस इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट मतलब कि समझने लायक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बस स्टार्टिंग में आपको संख्यावाची कोई भी शब्द मिल जाए तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। इसके द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके 3 टाइप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसकी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद बहुब्रीहि समास है सबसे लास्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है, विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने संधि भी इसी तरीके से आपको समझाई हुई है। अगर आपने संधि की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आप देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें 10 मार्क्स की हिंदी आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको 10 मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि बाकी देखा जाए तो 5 मार्क्स के सारे आ रहे हैं, बट ये हिंदी का रेशियो ज़्यादा है। तो इससे अच्छी बात है ना कि हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी उनको इतना मतलब उसमें लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।